हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो आपको पता है कि इकोनॉमिक के दो पार्ट्स होते हैं, एक है माइक्रो एंड दूसरा है मैक्रो। ये तो आपने पढ़ा है, हमने 12th स्टैंडर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा है। लेकिन अभी इस सेकंड ईयर में हमको पढ़ना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है। तो जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये हमने देखा था कि जो दो ब्रांचेस है हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक्स की, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो ये वर्ड ही अपने आप में बताता है कि माइक्रो मीन्स छोटा। ठीक है, एकदम छोटी लेवल, मतलब जो स्टडी होती है वो कैसे किस लेवल पे होती है, एकदम छोटे लेवल पे होती है। एंड मैक्रो मीन्स बड़े लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे स्टडी होती है। लेकिन किसकी स्टडी होती है? अलग अलग वेरिएबल्स की, एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ही। These terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933। ये स्टैटिक पार्ट है, ये आपको ऐसे कैसे याद रखना होगा, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो कि जो रैगनर फ्रिश ये इकोनॉमिस्ट है ऑस्लो यूनिवर्सिटी का, तो उसने 1933 में ये दोनों जो टर्म्स हैं माइक्रो एंड मैक्रो, इनको इसने मतलब इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। सो माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विथ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। मतलब जो ये हमारी पूरी इंडिया है, नेशनल इकोनॉमी है, उसके जो स्मॉल स्मॉल जो अलग अलग वेरिएबल्स है, एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं एक प्रोडक्ट की प्राइस, एक पर्टिकुलर फर्म, इंडिविजुअल की इनकम, ये जैसे छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स है, इसकी स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। It studies the economic actions and behavior of individual units such as an individual consumer, individual producer or firm, the price of particular commodity और फैक्टर एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या कोई कंपनी फर्म हो, पर्टिकुलर प्राइस हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या फिर फैक्टर की, जैसे कि लैंड, लेबर एक्सेट्रा। सो इसको क्या बोला जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप देखते हो कि मतलब कौन सी भी चीज़ की शुरुआत हम छोटे छोटे कामों से करते हैं, तो वैसे ही अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमको एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, बिल्डर जब बिल्डिंग बनाता है तो उससे पहले वो क्या करता है, पूरा प्लान बिल्डिंग का वो बना बना के लेता है आर्किटेक्चर से। ठीक है, और वो पूरा प्लान मतलब क्या होता है, वो पूरा प्लान मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पूरा प्लान मतलब क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और वो पूरे प्लान में जब वो बनाने एक प्रैक्टिकली जब वो बनाने को लेते हैं बिल्डिंग, तब पहले वो क्या करते हैं, उसका फाउंडेशन बनाते हैं। ये एक पार्ट हुआ। ठीक है, उसका पहले फाउंडेशन बनाया जाता है। फाउंडेशन बनाने के बाद पहले फर्स्ट फ्लोर बनाया जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करने के बाद पूरी बिल्डिंग बन जाती है। तो ये जो छोटे छोटे कामों को इन्होंने डिवाइड किया, ये क्या बोले, इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि माइक्रो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे माइक्रो। और जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं, मतलब पूरी बिल्डिंग जो बन जाती है लास्ट में एट द एंड, तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप सबको? ओके, वेरी गुड। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके बारे में हमको अभी सेकंड ईयर मतलब इस सिलेबस में हमको पढ़ना है इन डिटेल में। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम उसी से रिलेट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मतलब अब हम क्या पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक के टर्म किसने दिया था, किसने डेवलप किया था, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, सो लॉर्ड जॉन मैनार्ड केन्स published his famous book The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. Keynes used macroeconomic approach to analyze economic problems. Besides Keynes, Malthus, Wicksell, Walras, Irving Fisher are other economists who have contributed to development of macroeconomics. The term macro, the term macro is derived from the Greek word, ये आपको याद रखना है कि मैक्रो ये टर्म कौन से वर्ड से डिराइव हुआ था, ग्रीक वर्ड मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज। गॉट इट? ओके, सो जो ये केन्स था,
मैनार्ड केन्स, इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ओके, 1936 में इसने एक बुक लिखा था। तो उसने मैक्रो इकोनॉमिक का जो अप्रोच है उसके बारे में उसने बताया था, ठीक है। उसका एनालिसिस उसने उस बुक में किया था। और इसके अलावा मतलब मैक्रो इकोनॉमी के कंसेप्ट केन्स के नाम से ही फेमस है, लेकिन इसके अलावा और किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था इसमें, तो मैल्थस, विक्सेल, वॉलरस, आयरविंग फिशर जैसे इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया था। ओके, सो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये है ब्रॉडर कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में, ठीक है। ये आपको पता चला। सो अभी हम मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन में ही भी वही बोला गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेज द एंटायर इकोनॉमी। ओके, हाईलाइट दिस वर्ड एंटायर इकोनॉमी, नॉट इन पार्ट्स। It deals with the total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total savings, general price level, interest rates, inflation, trade cycle, business fluctuations, etc. मतलब देखो इसमें कितने प्रकार के एट्रीब्यूट्स स्टडी किए जाते हैं। जैसे कि टोटल एम्प्लॉयमेंट, मतलब पूरे देश की जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कितने बंदे एम्प्लॉयड है, कितने कमाते हैं, उसकी जो टोटल फिगर है वो यहाँ पे देखी जाती है। नेशनल इनकम, हमारे कंट्री का नेशनल इनकम क्या है, नेशनल आउटपुट क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब अलग अलग प्रकार के सोर्सेस होते हैं, जैसे कि शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, ठीक है, कुछ लोग बैंक्स में करते हैं। ऐसे जो अलग अलग सोर्सेस है, कुछ लोग रियल इस्टेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे करके कितने लोगों ने कितने टोटल सेविंग्स किया है, इसका स्टडी यहाँ पे होता है। टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मीनिंग क्या है कि देखो मतलब जैसे कि हम एक साबुन का एग्जांपल लेते हैं कि हमारे यहाँ पे साबुन 50 रुपीज़ का आता है, ठीक है। एक मैक्स प्राइस अगर रखो हम, मतलब देखी जाए तो 50 रुपीज़ का डव या लक्स का साबुन आता है। तो अगर हम दूसरे कंट्री में जाए या फिर सपोज़ करो हम पूना में हैं और हम मुंबई में उसकी प्राइस देखें, तो वहाँ पे क्या उसकी प्राइस अलग होगी? नहीं। स्टेट टू स्टेट क्या वो वैरी करेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक जनरल क्राइटेरिया के ऊपर कोई कंपनी या कोई दुकानदार उस सोप को बेचे तो कोई लेगा ही नहीं। क्यों लेगा भाई? अगर मतलब कस्टमर अपना ही फ़ायदा देखेगा कि हमें कहाँ पे कम में मिल रहा है कोई भी प्रोडक्ट। तो जनरल प्राइस लेवल मतलब पूरे नेशन के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, उसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। इसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो फिर डिमांड कम हो जाती है उसकी वजह से, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, उल्टा भी होता है कि कभी कभी प्राइसेस बहुत ही कम हो जाती हैं। तो जो कंज्यूमर है वो मतलब एक लिमिट से ज़्यादा परचेस कर लेते हैं, स्पेकुलेशन बोला जाता है जिसको, सट्टेबाजी, ठीक है। ट्रेड साइकिल्स, बिजनेस फ्लक्चुएशंस, कभी कभी बिजनेस को प्रॉफिट होता है बहुत ज़्यादा, कभी कभी लॉस हो जाता है, ठीक है। सो ये जो स्टडी है ये कहाँ की जाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या है? एग्रीगेट्स की स्टडी है, मतलब एवरेज, पूरा, होल, ठीक है। ये होल वर्ड जो है ना ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। सो अभी इसके अलग अलग ऑथर्स ने या इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशंस दी है, तो वो हम देखते हैं जिससे आपको और भी समझने में आसानी हो जाए। मतलब उनके पर्सपेक्टिव से मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ये हम देखते हैं। सो प्रोफेसर कार्ल शापिरो क्या कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज होल। मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि ये कैसे देखता है, मतलब कैसे स्टडी करता है इकोनॉमी को एज अ होल, ठीक है। ये पार्ट्स में स्टडी नहीं करता है। सो प्रोफेसर शापिरो का ये कहना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी जो होती है वो इकोनॉमी को पूरा मतलब एज अ होल स्टडी करती है, मतलब जो बिल्डिंग बनी है ना उसका स्टडी करती है। सो प्रोफेसर के ई बोल्डिंग जो प्रोफेसर है वो क्या बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ एज सच बट विथ एग्रीगेट्स ऑफ दिस क्वांटिटीज़, not individual income but with national income, not with individual price but with price level, not with individual output but with national output। आया समझ में डिफरेंस? ये जो वर्ड्स है ना, नेशनल मतलब इंडिविजुअल इनकम, नेशनल इनकम, देन इंडिविजुअल प्राइस लेवल, देन इंडिविजुअल आउटपुट, नेशनल आउटपुट, इससे ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है।
सो बेसिकली इंडिविजुअल एंड नेशनल, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है, माइक्रो, जस्ट अ सेकेंड, माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल एंड मैक्रो मीन्स नेशनल। ओके, वेरी गुड। सो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम देखते हैं कि एक्चुअल में माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, मतलब इसका नेचर, मतलब क्या है बाबा, कौन से फैक्टर्स आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये हम देखेंगे। सो पहले हम पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक में क्या आता है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब macroeconomic analysis explains which factors determine level of national income and employment and what causes fluctuations in level of income, output and employment. To understand how the level of employment is determined, we have to study consumption function and investment function. Consumption function and investment function. Theory of business cycles is also part and parcel of the theory of income and employment. क्या समझ में आया यहाँ पे आपको कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसमें क्या किया जाता है कि कौन से फैक्टर से जिसकी वजह से इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब जो पर कैपिटा इनकम है उसमें मतलब इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर क्यों, क्या है वजह, क्या है कि एम्प्लॉयमेंट में बढ़ रही है या फिर कम हो रही है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट ही है हमारे नेशन में। तो इसके रीजंस को फाइंड आउट किया जाता है, इस पर एनालिसिस किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, और मतलब जो एम्प्लॉयमेंट की लेवल है उसको जानने के लिए क्या किया जाता है, कंजम्पशन फंक्शन जो है ना उसको स्टडी किया जाता है, और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। क्यों क्यों इन दो फंक्शन को क्यों स्टडी किया जाता होगा, क्या रीज़न हो सकता है। मतलब जो लोग एम्प्लॉयड है ना हमारे कंट्री में, तो वो क्या करेंगे, जो एम्प्लॉयड है जिनकी मतलब इनकम हाई है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग, मतलब इनकम हाई है तो उनकी सेविंग भी ज़्यादा होगी, सेविंग ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो इससे पता चलेगा कि हमारे कंट्री में कितने लोग एम्प्लॉयड है। अगर एम्प्लॉयड है ही नहीं तो वो कंज्यूम कहाँ से करेंगे, सेविंग कहाँ से करेंगे, ठीक है। सो इससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग एम्प्लॉयड है। ओके ओके। सो थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल जो है ना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल के बारे में बताया गया है। मतलब जो बिज़नेस की स्टेजेस होती है ना अलग अलग, जो इनिशियल स्टेज होती है, बाद में मैच्योरिटी स्टेज होती है, ग्रोथ स्टेज होती है, एंड बाद में एंड अप हो जाता है बिज़नेस। तो ये सब जो साइकिल्स है उसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। सो आगे हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जैसे कि मैंने साबुन का एग्जांपल दिया था वैसे ही। सो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइन एंड फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशंस इन इट। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मतलब कहीं ना कहीं जो जनरल प्राइस लेवल है इसका कनेक्शन किसके साथ है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के साथ। क्योंकि कभी कभी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आप देखते हो कि फार्मर्स जब अपना जो सब्जियां हैं वो बेचते हैं, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में, मतलब रेनी सीज़न में अगर बारिश ही ना हो, हाँ मतलब उनको बहुत नुकसान हो जाए और बहुत कम मतलब प्रोड्यूस, उनका बहुत कम प्रोडक्शन हुआ हो, तो वो क्या करते हैं, अपने जो सब्जियां हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी जो सब्जियां हैं वो बहुत एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर दाम पे बेचते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में मतलब ये सभी पूरे देश में हो जाता है, क्योंकि अगर बारिश ही नहीं है पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ के फार्मर्स क्या करते हैं कि अपनी जो सब्जियां हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स है फार्म मतलब खेती से प्रोड्यूस किए हुए, उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। और जो मतलब जनरल प्राइस लेवल है वो यही स्टडी करता है कि क्या रीज़न्स है, इतने प्राइसेस क्यों बढ़े हैं, इतने प्राइसेस क्यों कम हुए हैं, मतलब उसका इफ़ेक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमी पे,
ये सब एनालिसिस या फिर इस पे स्टडी जनरल प्राइस लेवल में की जाती है। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो किस वजह से हो रही है। ग्रोथ तो होती है ऑलरेडी, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट कंसेप्ट से थोड़ी नैरो कंसेप्ट है, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन्स द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। है समझ में? अंडर डेवलपमेंट क्यों है हमारी कंट्री, क्या रीजंस है इसके, क्यों हमारा देश एक मतलब डेवलप्ड कंट्री के लिए, हमारा देश डेवलप्ड कंट्री कहलाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और हमारी देश में इतनी गरीबी क्यों है, उसके कारण क्या है, उस पर क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। जो गैप है बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग और बहुत ही ज़्यादा गरीब, ये किस वजह से है। इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सीलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ मतलब वो प्रॉब्लम्स तो फाइंड आउट करते ही है कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही बाबा, और ग्रोथ होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये तो फाइंड आउट करते ही है, लेकिन उसके लिए वो स्ट्रैटेजीज भी बनाते हैं कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, ठीक है। आप देखते हो कि हमारे देश में अलग अलग गवर्नमेंट्स आती है और वो अपने अपने कुछ प्लान्स या स्ट्रैटेजीज़ बनाती है जिससे हमारी कंट्री की ग्रोथ हो, अब हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो अलग अलग एरियाज़ में। ग्रोथ जो है बेसिकली वो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, मतलब वो नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम जैसे एट्रीब्यूट्स को स्टडी करती है। लेकिन डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, मतलब एजुकेशन देखेगी, हेल्थ, देन सैनिटेशन, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, वुमन एम्पावरमेंट, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट में आती है। मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि जो मैक्रो एनालिसिस है वो किसके साथ डील करता है, विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स इन द टोटल नेशनल इनकम। एक्चुअली जो रिसोर्सेस होते हैं ना, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये जो रिसोर्सेस है इनको इनको मतलब जो उसके मतलब देखो एक बिज़नेस फर्म है, ठीक है, एक बिज़नेस फर्म है, उसको मतलब हाउस होल्ड जो है, मतलब हम जैसे लोग या फिर लैंडलॉर्ड जो रहते हैं वो क्या करते हैं, उस बिज़नेस फर्म्स को ये सब रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लैंड है, लेबर है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है, ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बदले में बिजनेसेस उनको क्या देते हैं, लैंड के लिए रेंट देना पड़ता है, ठीक है, और आपको पता है लैंड के लिए रेंट देना पड़ता है, या फिर कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब अगर कोई एक बिज़नेस है, उसने बैंक से लोन लिया, मतलब कैपिटल लिया अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसे क्या पे करना पड़ेगा, बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब बैंक क्या हुई, हाउस होल्ड हुई। देन प्रॉफिट मतलब एंटरप्रेन्योर, अगर उसने मतलब एंटरप्रेन्योर ही बिज़नेस स्टार्ट करता है, आपको पता है, तो अगर एंटरप्रेन्योर बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो बिज़नेस से जो कुछ प्रॉफिट होगा तो वो किसके पास चला जाएगा, ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर के पास। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो भी रिसोर्सेज यूज़ किए हैं उसके बदले में उनको क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, जो कुछ भी हो, ठीक है। एग्रीगेटिव अप्रोच, आप ये भी कर सकते हो कि जो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सर्च कर सकते हो गूगल पे, या फिर उसका जो साइकिल रहता है ना कि हाउ द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस चैनलाइज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस वर्क्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसे करके। तो आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। एग्रीगेट अगर मुझे मिला तो मैं आपको ज़रूर मतलब अगला जो पार्ट होगा हमारे इस लेसन का उसमें आपको बता दूंगी। एग्रीगेटिव अप्रोच, मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डेवलप्ड टू डिस्क्राइब द टिपिकल नेचर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर एंड स्टडीज ओवरऑल एवरेजेस एंड एग्रीगेट्स ऑफ द सिस्टम। अभी आपको अब तक जो हमने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो ओवरऑल आपको पता ही हो गया होगा कि ये जो स्टडी है ये एग्रीगेट्स को स्टडी करती है या इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करती है, ना कि पार्ट्स में, ठीक है। आप क्या करो, लेक्चर जब चालू है ना उसके साथ साथ आप एक मतलब एक कीवर्ड जो रहता है ना वो आप नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। मतलब यहाँ पे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये 4 चीज़ें लिख सकते हो। एग्रीगेटिव अप्रोच मीन्स ये मतलब वर्ड से ही आपको समझ आ रहा है कि एग्रीगेट्स की स्टडी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप अंडर डेवलपमेंट एंड पावर्टी ये आप लिख सकते हो। जनरल प्राइस लेवल में आप क्या लिख सकते हो, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है। Economic variables. Macroeconomics deals with macro variables such as aggregate demand, aggregate supply, total consumption, total expenditure, total employment and total investment. ये तो हमने पढ़ाई है, ठीक है, ये नेचर में उन्होंने फिर से दिए। सो अगर आपको डिटेल में इसका स्टडी करना हो तो आप यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस हैं
उस पर आप देख सकते हो। ठीक है, सो होप सो आपको ये लेसन जो आज हमने लिया है वो समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। और इसके अगले पार्ट में हम स्कोप मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप देखेंगे, और स्कोप के बाद हम उसके फीचर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो इससे आपको और ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई मतलब थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।